नमस्कार भैया जी। नमस्ते भैया। जी, अभी क्या मतलब इसमें रहेगा? पेज नंबर कौन-सा? क्या चीज? अभी मतलब जो पठन होने वाला है, वो पेज नंबर हाँ, कौन-सा रहेगा? हाँ, अंतिम अध्याय का कल से पठन शुरू हुआ था ना। अंतिम अध्याय का? अच्छा, हाँ, जी। ओ मैं देख लेता हूँ ना। जी, तो वंदना कर लेते हैं, तब तक और लोग आ जाएंगे। जी, वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी प्रेरणा। निकले जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूज्यता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे वंदना उनकी करे वंदना उनकी करे। बाबा जी को नमन, सभी को नमस्ते। आज संजय भाई अभी बहुत लेट से आए हैं। सभी को आज बिजली ने बहुत तांडव दिखाया और ऊपर नीचे करते रहे रात भर। सही बात है, रात में घर में बहुत थी, अभी सुबह ठंडी हवा चल रही। तो क्या किया जाए? पठन मैं शुरू करूं?
स्वराज्य सभा के निर्वाचित सदस्यों की अर्हता, उसका कार्यक्षेत्र, कार्यकाल, कार्यशैली, कर्तव्य एवं दायित्व। तो कार्यकाल तक पढ़ा था। कार्यशैली भी पढ़ी थी, कर्तव्य एवं दायित्व भी पढ़ लिया था। परिवार समूह व परिवार प्रतिनिधि के कर्तव्य एवं दायित्व, ये आज यहाँ से पढ़ना है। तो पृष्ठ संख्या 267 परिवार समूह व परिवार प्रतिनिधि के कर्तव्य एवं दायित्व। तो हर परिवार से एक एक प्रतिनिधि परिवार समूह सभा के लिए आएंगे। तो उनमें परिवार प्रतिनिधि के क्या कर्तव्य एवं दायित्व होंगे, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। बिंदुवार रखा है बाबा जी ने इसको, और ये 5 बिंदु, 5 कर्तव्य और दायित्व ऐसा दिख रहा है। परिवार प्रतिनिधि सदस्यों के साथ व्यवहार, आचरण, स्वास्थ्य, उत्पादन व उत्पादन संबंधी साधनों के संदर्भ में स्वयं प्रामाणिक रहते हुए उनके अनुरूप सभी सदस्यों को होने के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। तो जो परिवार से निकला हुआ प्रतिनिधि है, इसको परिवार प्रतिनिधि कह रहे हैं, वो प्रामाणिक रहेगा और सदस्यों के साथ जो है वो जो बाकी परिवार प्रतिनिधि होंगे परिवार समूह सभा के, उनके साथ व्यवहार, आचरण, स्वास्थ्य, उत्पादन और उत्पादन संबंधी साधनों के संदर्भ में स्वयं प्रामाणिक रहते हुए उनके अनुरूप सभी सदस्यों को होने के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहें। यानी ये परस्परता में प्रेरित करते रहे। दूसरा है कि परिवार प्रतिनिधि परिवार के अन्य सदस्यों का मूल्यांकन करेंगे। तो जो परिवार प्रतिनिधि होगा वो स्वयं अपने परिवार में सदस्यों का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन का अर्थ है ये नहीं कि उसकी खोट बताना। हम लोग साधारण अभी जो समझ रहे हैं किसी का मूल्यांकन करना, ये अपने आप में उसको अपमानित करने जैसा लगता है सुनने से। यहाँ मूल्यांकित का अर्थ है कि उनसे मूल्य जितना निर्वाह हो पाया उसका एप्रिसिएशन, उस तरफ ध्यान आकर्षण कराना। तो परिवार प्रतिनिधि का मूल्यांकन परिवार समूह सभा करेगा। ये भी स्पष्ट हो गया कि परिवार समूह सभा जो होगी वो बताएगा कि परिवार प्रतिनिधि से कितना मूल्य निर्वाह संभव हो पा रहा है। आचरण के लिए मूल्यांकन का आधार स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष व दयापूर्ण कार्य रहेगा। तो जैसा कि पहले बिंदु में व्यवहार, आचरण, स्वास्थ्य आदि की बात है, उसमें आचरण वाला बिंदु जो है उसका मूल्यांकन का आधार जो है वो स्वधन होगा, स्वनारी, स्वपुरुष होगा और दयापूर्ण कार्य होगा। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, दयापूर्ण कार्य व्यवहार का अर्थ है जीने देकर जीने वाली बात कितना हो पाया है।
फिर व्यवहार के मूल्यांकन का आधार मानव व नैसर्गिक संबंधों व उनमें निहित मूल्यों की पहचान व निर्वाह से है। तो व्यवहार कैसे मूल्यांकित होगा? तो उस आदमी में जो परिवार प्रतिनिधि है उसे नैसर्गिक संबंधों व उसमें निहित मूल्यों की पहचान, जैसे उपयोगिता और कला मूल्य नैसर्गिक चीजों के लिए है, उसकी कितनी पहचान है और उसका कितना निर्वाह उससे हो पा रहा है। साथ ही तन मन धन रूपी अर्थ के सदुपयोग सुरक्षा के आधार पर नैतिकता का मूल्यांकन किया जाएगा। तो सदुपयोग और सुरक्षा के आधार पर उसकी नैतिकता का मूल्यांकन होगा। तीसरा बिंदु जो परिवार प्रतिनिधि का है वो परिवार में किसी से गलती होने की स्थिति में सुधारने का कर्तव्य परिवार के सभी सदस्यों का होगा। इसमें परिवार प्रतिनिधि उभय पक्षीय प्रेरक कार्य करेगा, यानी जिससे गलती हुई है उसके लिए भी प्रेरणा का स्रोत और सुधारने वाले बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत, दोनों पक्ष से ही परिवार प्रतिनिधि अपना दायित्व निभाएगा। चौथा है परिवार संबंधी समस्त जानकारी, जिसके आधार पर परिवार के सदस्यों को शिक्षा, संस्कार, उत्पादन कार्य आदि में लगाना है। उसके लिए सभी तथ्यों को एकत्रित कर ग्राम सभा को उपलब्ध कराने का कर्तव्य परिवार प्रतिनिधि को होगा। यानी बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक डाटा जो है परिवार से रिलेटेड, वो कैसे ग्राम सभा तक पहुंच जाए, इसको इंश्योर करने वाला परिवार प्रतिनिधि होगा। परिवार में यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष योग्यता, हस्तकला, हस्तशिल्प, कृषि व अन्य तकनीकी या साहित्य कला में माहिर है तो वह जानकारी भी ग्राम की संबंधित समिति को उपलब्ध कराएगा। तो ये भी कौन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा स्किलफुल है, इसमें कौन सा हुनर विशेष है, इस बात की जानकारी जो संबंधित समिति या जो 5 समितियां बननी है गांव के स्तर पर, उस तक उस आदमी को पहुंचाना ताकि उसका सही लाभ सभी को मिल सके, ये काम भी परिवार प्रतिनिधि का ही कहा गया। और 5वां बिंदु, परस्पर परिवारों के विवादों व उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण का दायित्व उन परिवार के प्रतिनिधि व परिवार समूह सभा का होगा। परिवार समूह सभा द्वारा विवाद हल न होने की स्थिति में ही विवाद न्याय सुरक्षा समिति के पास जाए। तो जो गांव में न्याय सुरक्षा समिति है उस तक मामला पहुंचे, उससे पहले परिवार समूह यानी 10 परिवारों का जो सभा, परिवार समूह सभा बनेगा और हर परिवार से जो परिवार प्रतिनिधि आएंगे, इस स्तर पर परिवार के बीच में किसी विवाद को सुलझाने की व्यवस्था है। उनके कर्तव्य और दायित्व इस प्रकार है। जब उनसे नहीं हो पाएगा तभी एक गांव के स्तर पर जो बनी हुई समिति है न्याय सुरक्षा समिति, वहां तक जाएगी। यानी हम देख रहे हैं यहाँ पर न्याय सुरक्षा के लिए गांव में दो लेयर का प्रोविजन है। एक जो परिवार से प्रतिनिधि निकला है और दूसरा परिवार समूह जो 10 परिवारों के बीच में है, उससे जो एक सभा बनती है 10 लोगों की। ऐसे 10 लोग जो है वो परिवार के बीच में मुद्दों को हल करने में अपनी भूमिका निभाएं। इस तरह से हमने 2 बिंदुओं को कवर किया। जो 8 मुद्दे इस अध्याय के रखे हुए हैं शुरुआत में ही, जिसमें पहला मुद्दा था स्वराज्य व्यवस्था के लिए पूर्व तत्परता एवं आकलन और दूसरा मुद्दा था स्वराज्य सभा। तो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना का तीसरा मुद्दा है शिक्षा संस्कार व्यवस्था, यानी गांव में शिक्षा संस्कार की कैसे व्यवस्था होगी उसके बारे में आगे बात रखी।
पृष्ठ संख्या 268 में है। ग्राम में शिक्षा संस्कार व्यवस्था का संचालन शिक्षा संस्कार समिति करेगी। शिक्षा संस्कार समिति में कम से कम एक व्यक्ति होगा या अधिक से अधिक 3 व्यक्ति होंगे। ये ध्यान देने वाली बात है कि पूरे गांव यानी 100 परिवारों में 10-10 आदमी मतलब 1000 आदमी के शिक्षा संस्कार का दायित्व अधिकतम 3 व्यक्ति पर होगा, बस 3 से ज्यादा नहीं। ऐसी एक बात यहाँ रखिए। शिक्षा संस्कार समिति के सदस्यों की अर्हता यानी उसका एलिजिबिलिटी क्या है। शिक्षा संस्कार समिति के सदस्यों की अर्हताएं निम्न प्रकार से होंगी। तो 4 तरह की क्वालिफिकेशन उसको चाहिए, ऐसा यहाँ बता रहे हैं बाबा जी। पहला, प्रत्येक सदस्य जीवन विद्या एवं वस्तु विद्या में पारंगत रहेगा। तो जो शिक्षा संस्कार समिति जो अधिकतम 3 लोगों की बनेगी, उसमें तीनों व्यक्ति जीवन विद्या यानी जीवन की पूरी सूचना जानकारी उसमें पारंगतता रहेगी। और वस्तु विद्या यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मानवेतर इकाइयों के बारे में भी पूरी पारंगतता रहेगी। या फिर वस्तु विद्या को हम ऐसे वास्तविकताओं से संबंधित जितनी भी बातें हैं उसमें उसकी पारंगतता रहेगी। दूसरा बिंदु है कि वह व्यवहार में सामाजिक व व्यवसाय में स्वावलंबी होगा। तीसरा है कि उसमें स्वयं में विश्वास व श्रेष्ठता के प्रति सम्मान करने का प्रमाण रहेगा, प्रमाणित व्यक्ति होगा वो। और चौथा, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलित होने का प्रमाण देगा। तो जो हमने स्वायत्त मानव के गुण पढ़े थे पहले, तो जो शिक्षा संस्कार समिति में जो 3 व्यक्ति होंगे उनमें हर सदस्य जो है स्वायत्त मानव के रूप में प्रमाणित होगा। ऐसी बात इन 4 बिंदुओं से समझ में आती। अब शिक्षा संस्कार व्यवस्था के मूल उद्देश्य बाबा जी ध्यान दिलाते हैं कि ग्राम मूलक स्वराज व्यवस्था जो है उसमें शिक्षा संस्कार के उद्देश्य क्या है। तो पहला है, प्रत्येक मानव को व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी, स्वयं के प्रति विश्वासी, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान करने में पारंगत करना, जिससे व्यक्तित्व व प्रतिभा का संतुलन हो सके। यानी हमने देखा जो समिति के 3 सदस्यों में जो गुण हैं स्वायत्त मानव के, वही स्वायत्त मानव का गुण ग्राम के सभी व्यक्ति में हो जाए, यही उद्देश्य है शिक्षा संस्कार। क्योंकि हमने देखा कि स्वायत्त मानव ही परिवार मानव है, और परिवार मानव यानी परिवार में प्रमाणित होने वाला मानव, उत्पादन कार्य समेत। तो इस तरह से परिवार व्यवस्था फिर ग्राम व्यवस्था। तो इसीलिए शिक्षा संस्कार का मतलब है स्वायत्त मानव के रूप में खड़ा होना, और यही उद्देश्य है शिक्षा संस्कार समिति का। शिक्षा संस्कार व्यवस्था का स्वरूप यानी कैसा स्वरूप होगा ग्राम के स्तर पर, ऐसा बाबा जी अगले बिंदुओं में रख रहे हैं। प्रत्येक मानव को व्यवहार, व्यवसाय, शिक्षा में पारंगत बनाना। तो व्यवहार में पारंगत बनाना और उत्पादन कार्य में पारंगत बनाना। दूसरा, प्रत्येक मानव को व्यवसाय शिक्षा में पारंगत कर एक से अधिक व्यवसायों में स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर निपुण व कुशल बनाना। तो टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एक्सपर्टीज ऐसा आ जाए ग्राम के सभी व्यक्ति में, और जो स्थानीय आवश्यकता है उस लोकेलिटी में जो नीड है
उस स्थानीय जगह पर जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए उसको निपुणता और कुशलता जो है उसमें स्थापित करना। फिर प्रत्येक मानव को साक्षर बनाना। ग्राम सभा पाठशाला की व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता अनुसार रहेगी। तो कितने स्कूल होंगे गांव में, वो वहां की जरूरत के हिसाब से रहेगी। आयु वर्ग के आधार पर शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था रहेगी। यानी एज ग्रुप जो है वो बढ़िया से आइडेंटिफाई किया हुआ रहेगा, किस एज ग्रुप को, किस उम्र के बच्चों को कैसी शिक्षा मिले, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। अब ये शिक्षा व्यवस्था किस तरह के, किस कैटेगरी के ग्रामवासियों के लिए की जाएगी, उसके बारे में बाबा जी 10 पॉइंट रख रहे हैं कि किस तरह के लोगों को इस शिक्षा की जरूरत हो। तो पहला है बाल शिक्षा, यानी बच्चों की शिक्षा। दूसरा है कि बालक जो स्कूल छोड़ दिए हैं वो 10 वर्ष से अधिक आयु के हैं, ऐसे बच्चों को 30 वर्ष के अन्य अशिक्षित व्यक्तियों के साथ व्यवहार शिक्षा व व्यवसाय शिक्षा में पारंगत बनाने की व्यवस्था रहेगी। तो स्कूल छोड़ने वाले 10 साल से नीचे के बच्चे किससे सीखेंगे, तो जो 30 साल के अशिक्षित हैं। तो बाबा जी अभी की वर्तमान स्थिति में किसी गांव को लेकर ये बात कह रहे हैं कि वहां कुछ अशिक्षित लोग भी होंगे जो अपने किसी न किसी व्यवसाय में लगे होंगे, और वो यदि 30 वर्ष से ऊपर हैं तो उनके साथ 10 वर्ष के बच्चे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है उनको जोड़ देंगे ताकि वो उस तरह के व्यवसाय में एक्सपर्ट हों। व्यवहार में भी और उत्पादन में। फिर तीसरा कैटेगरी है 30 वर्ष की आयु से अधिक स्त्री पुरुषों को साक्षर बनाकर व्यवहार शिक्षा में पारंगत बनाने की व्यवस्था रहेगी। यानी वो जो 30 वर्ष के अशिक्षित लोग हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनको शिक्षित करने का भी एक कार्यक्रम होगा। चौथा है स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर आवश्यकता होने पर स्त्री पुरुषों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था होगी जो कि स्वास्थ्य संयम समिति के साथ मिलकर कार्य करेगी। तो पिछले बिंदु में शिक्षा की व्यवस्था पर बाबा जी ने रखा ही, इस बिंदु में उसका स्वास्थ्य संयम समिति के साथ होना जोड़ दिया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य साथ साथ चलेगा क्योंकि उम्र 30 की हो गई है, ऐसे में ये दोनों साथ साथ पैरेलल चलने वाली चीजें। यहाँ पे नंबर की जंपिंग है, 4 से सीधा 6 पे पहुंचा गया है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या लिखने वाले की गलती है। व्यवसाय शिक्षा के लिए शिक्षा संस्कार समिति, उत्पादन सलाहकार समिति व विनिमय कोष समिति के साथ मिलकर कार्य करेगी। वह सम्मिलित रूप से वह यह तय करेगी कि ग्राम की वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किस किस व्यक्ति को किस किस व्यवसाय की शिक्षा दी जाए। यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो मदद लेगा दो समितियों का, वो उत्पादन सलाहकार समिति का और विनिमय कोष समिति का। इनसे पूछेगा कि भाई गांव के आधार पर कितनी जरूरत है, किस दिशा में किसको शिक्षित करने की, कितने लोगों को शिक्षित करने। तो इस तरह से शिक्षा संस्कार समिति मदद लेगी बाकी दोनों समितियों का। विनिमय कोष समिति ऐसे उपायों की जानकारी देगी जिनकी गांव से बाहर अच्छी मांग है। तो विनिमय समिति की सहायता इसलिए ली जाएगी कि बाहर क्या डिमांड चल रहा है, कैसे व्यक्ति की जरूरत है, तो इतने संख्या में व्यक्ति को शिक्षित करने का दायित्व शिक्षा संस्कार समिति पे रहेगा। अगली कैटेगरी क्या होगी आदमी को शिक्षित करने वाली गांव के स्तर पर, वो है कृषि, पशुपालन, ग्राम शिल्प, कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग व सेवा में जो पहले से पारंगत हैं, उनके द्वारा ही अन्य ग्रामवासियों को
पारंगत करने की व्यवस्था की जाए। तो जो पहले से एक्सपर्ट हैं वही दूसरे को ट्रेनिंग दे सकते हैं, ऐसी बात 7th पॉइंट में है। 8वें में है, यदि उपर्युक्त शिक्षा में कभी उन्नत तकनीकी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी तो उसको समाविष्ट करने की व्यवस्था होगी। तो बाबा जी यहाँ कैटेगरी वाला पॉइंट डील कर रहे थे। बीच में उन्होंने इस बात को रखा कि कोई अलग से टेक्नोलॉजी बाहर आई है, उसको गांव में इम्प्लीमेंट करना है, तो जरूर उसमें किसी न किसी कैटेगरी के लोग शामिल होंगे जो बाहर की टेक्नोलॉजी से अवेयर रहेंगे, जानकार रहेंगे, और वो गांव के स्तर पर कंसर्न व्यक्ति को या समिति को उस तरह से ट्रेनिंग दे पाएंगे, ऐसी व्यवस्था। 9वां बिंदु है, व्यवहार शिक्षा के लिए शिक्षा संस्कार समिति स्वास्थ्य संयम समिति के साथ मिलकर काम करेगी। तो ये बिंदु भी एक बार पहले जिक्र में 6ठे बिंदु में आ चुका है, नंबरिंग गलत है। और आखिरी बिंदु है कि मानवीयतापूर्ण व्यवहार या आचरण व जीने की कला सिखाना व अर्थ की सुरक्षा तथा सदुपयोगिता के प्रति जागृति उत्पन्न करना ही व्यवहार शिक्षा का मुख्य कार्य है। तो व्यवहार शिक्षा के बारे में बाबा जी ने इस बिंदु में उसको थोड़ा एक्सपैंड करके बताया है कि व्यवहार शिक्षा क्या है। तो मानवीयतापूर्ण व्यवहार व जीने की कला सिखाना व अर्थ यानी तन मन धन की सुरक्षा तथा सदुपयोगिता के प्रति जागृति उत्पन्न करना, यही व्यवहार शिक्षा। इन 10 बिंदुओं के बाद रुचि मूलक आवश्यकताओं पर आधारित उत्पादन के स्थान पर मूल्य व लक्ष्य मूलक अर्थात उपयोगिता व प्रयोजनशीलता मूलक उत्पादन करने की शिक्षा प्रदान करना। यानी शिक्षा संस्कार समिति का दायित्व तो देखिए, हम लोग बहुत सारे उत्पादन जो है रुचि मूलक उत्पादन है, अभी का पूरा बाजार रुचि मूलकता के उत्पादन में झोंका हुआ है, और ऐसे में जो है वो तन मन धन का दुरुपयोग हो रहा है। तो ग्राम के स्तर पर शिक्षा संस्कार समिति इस बात को बारीकी से देखेगी कि रुचि मूलक नहीं, लक्ष्य और मूल्य मूलक आस्वादन से जुड़ी हुई चीजों का उत्पादन हो, और ऐसे उत्पादन की शिक्षा गांव के लोगों को मिले, जिससे प्रत्येक मानव में अधिक उत्पादन, कम उपभोग, असंग्रह, अभयता, सरलता, दया, स्नेह, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, बौद्धिक समाधान, प्राकृतिक संपत्ति का उसके उत्पादन के अनुपात में व्यय व उसके उत्पादन में सहायक सिद्ध हों, ऐसी मानसिकता का विकास करना व्यवहार शिक्षा में समाविष्ट होगा। तो व्यवहार शिक्षा के बारे में इससे ऊपर जो बात लिखी गई थी उसमें जोड़कर इस बात को देखा जाए कि मूल्य और लक्ष्य मूलक उत्पादन की शिक्षा के साथ क्या चीज उसके अंदर विकसित हो जाएगी। तो ये सारी बातें जो व्यवहार के नियम में हमने पढ़ा है पहले भी, और उसमें जोड़ दिया गया है मूल्य चरित्र नैतिकता वाली बात। कालांतर में ग्राम शिक्षा संस्कार समिति क्रम से ग्राम समूह, क्षेत्र सभा, मंडल समूह सभा, मुख्य राज्य समूह सभा, प्रधान राज्य सभा व विश्व राज्य सभा की शिक्षा संस्कार समिति से जुड़ी रहे। यानी गांव के स्तर पर जो 3 लोग होंगे शिक्षा संस्कार समिति में, वो ऊपर के क्रम में भी के साथ भी जुड़े रहेंगे। जो गांवों के बीच में शिक्षा संस्कार समिति होगी, जो मंडल क्षेत्र आदि ऊपर की हिरार्की में जो 10 सोपानीय व्यवस्था है उसमें भी शिक्षा संस्कार समितियां रहेंगी, उनसे वो आपस में जुड़ी रहेंगी, कनेक्टेड रहेंगी। अतः विश्व में कहीं भी स्थित कोई जानकारी ग्राम शिक्षा संस्कार समिति को
उपरोक्त 7 स्रोतों से तुरंत उपलब्ध हो सकेंगे। यानी ऊपर के 7 जो लेयर बच गए हैं उनसे ग्राम के स्तर पर जो शिक्षा संस्कार समिति रहेगी उसको सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम में मिलते रहेंगे। आजकल व्हाट्सएप, गूगल है, इंटरनेट है, इसके माध्यम से हो ना हो लेकिन ये कनेक्शन बना रहेगा। पूरी जानकारी का आदान प्रदान कंप्यूटर व्यवस्था द्वारा आपस में जुड़ा रहेगा, ऐसा बाबा जी कह रहे हैं। इसी प्रकार अन्य चारों समितियां भी ऊपर तक आपस में जुड़ी रहेंगी। यानी शिक्षा संस्कार समिति के अलावा ग्राम स्तर पर जो बाकी 4 समितियां हैं वो भी अपने ऊपर के सभी स्तर पर जो समितियां हैं उससे इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगी, ताकि कोई सूचना जो ऊपर ग्लोबल लेवल पे लिया गया वो लोकल लेवल पर भी उसी वक्त अवेलेबल हो और सब लोग पूरी तरह उससे अवेयर्ड हों, जानकारी में रह सकें। अब जो चौथा बिंदु है इस अध्याय का वो है उत्पादन कार्य व्यवस्था, यानी प्रोडक्शन सिस्टम। ग्राम में हर तरह का उत्पादन व सेवा कार्य ग्राम उत्पादन कार्य सलाह समिति द्वारा संचालित किया जाएगा। तो यह समिति अन्य समितियों के साथ मिलकर कार्य करेगी। यह समिति गांव के प्रत्येक स्त्री पुरुष को किसी न किसी उत्पादन कार्य में लगाएगी, यानी हर आदमी प्रोडक्टिव बनने का उपाय होगा। स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर जिसका विस्तृत विवरण सर्वेक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत दिया जा चुका है, उत्पादन समिति प्रत्येक व्यक्ति को उसकी वर्तमान अर्हता के आधार पर कोई उत्पादन कार्य करने की सलाह देगी। यानी जिस तरह का अर्हता है आदमी में, जो क्वालिटी है, वैसा वो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे, उत्पादन में से अपना रोल निभाए। वह उसके लिए उस व्यक्ति को आवश्यक प्रशिक्षण व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, यानी ट्रेनिंग भी देंगी और जो जरूरत के सामान है वो भी देंगी। जो भी उत्पादन कार्य होना है वह मानव की सामान्य आकांक्षा यानी आहार, आवास, अलंकार व महत्व आकांक्षा यानी दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित होगा। तो उत्पादन कार्य इन्हीं 2 आकांक्षाओं के मद्देनजर होगा। पहले भी बता दिया गया है कि मूल्य व लक्ष्य मूलक उत्पादन, तो मूल्य और लक्ष्य मूलक उत्पादन को देखेंगे तो इन्हीं 2 आकांक्षाओं के अंतर्गत ही उत्पादन होगा। उत्पादन कार्य सलाहकार समिति ग्राम सभा के सहयोग से गांव की सामान्य सुविधाओं को स्थापित करने में सहयोग देगी, वो आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगी। सामान्य सुविधाओं को स्थापित करना, सामान्य सुविधाएं क्या हैं वो आगे जिक्र किया जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा व पर्यावरण के साथ एक सूत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, यानी एनवायरमेंटल अवेयरनेस, प्रकृति के पर्यावरण के प्रति कैसे तालमेल बना रखा जाए, इसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। प्रदूषण फैलाने संबंधी कोई भी उत्पादन कार्य नहीं किया जाएगा। तो ये स्पष्ट है कि किसी तरह का ऐसा उत्पादन न हो जिससे कि प्रकृति को नुकसान हो। धुआं और केमिकल जो है वो नदी में और हवा में न जाए, ऐसी बात। तो ग्राम के कुछ आयाम निम्नानुसार होंगे। तो इसी उत्पादन कार्य व्यवस्था में गांव के आयाम को बाबा जी ने 9 बिंदुओं में रखा है। पहला है कृषि, यानी गांव में खेती प्रमुख बात है। पशुपालन, वन व वन से निकली हुई चीजें, वन उपज, खनिज, हस्तशिल्प, ग्राम शिल्प, कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग व सेवा। तो इस तरह गांव के स्तर पर ये 9 हिस्से गांव के आयाम के रूप में दिखते हैं। बाबा जी ने हर बिंदु पर बात रखी है गांव के स्तर पर। कृषि से जोड़ करके बातें आगे
रखी हुई है। कुछ बातों के बाद 7 बिंदुओं में बाबा जी ने इसको रखा है, खेती से जुड़ी हुई बातों को। फिर संख्या 273 में आप नीचे की तरफ इसको देख पा रहे हैं। स्क्रीन शेयरिंग भी रविशंकर भाई कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति में ग्राम की कृषि उपज, फसलों की किस्में, प्रकार, तादाद, कृषि में व्यस्त धन बल, कृषि भूमि, पड़ती भूमि, कृषि संभावित भूमि यानी जहां संभावना है कि खेती हो सके, सिंचाई, उर्वरक व्यवस्था, पशुपालन व्यवस्था आदि के आधार पर उत्पादन कार्य सलाहकार समिति ग्राम सभा व विनिमय समिति के साथ मिलकर एक ग्राम व्यापी कृषि योजना तैयार करें। तो गांव के स्तर पर कृषि योजना में ये जो उत्पादन सलाहकार समिति रहेगी वो ग्राम सभा यानी जो 10 लोगों की ग्राम सभा बनेगी वो, और जो विनिमय वाली समिति बनेगी, ये 3 बॉडी जो है मिलकर ग्राम व्यापी कृषि योजना बनाएगी। खेती क्या की जाए, कैसे की जाए, जिसमें पशुपालन व ग्राम सीमावर्ती वन प्रबंधन भी समाविष्ट होगा। यानी दोनों चीजें उसमें देखी जाएगी कि ग्राम की सीमा पे जो जंगल है उसका कैसे प्रबंध हो। योजना में पूरे ग्राम की स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, मसाला, सुगंधित वनस्पतियों, औषधियों, रेशा, कंद जाति की उपजों, साग, सब्जियों, फलों आदि की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने का कार्यक्रम होगा। यानी गांव की जितनी जरूरत है उससे अधिक उत्पादन के लिए प्लानिंग बनेगी। योजना में निम्न कार्यों की व्याख्या करने का कार्यक्रम होगा। तो जो प्लानिंग होगी उसमें क्या क्या व्याख्या होगा, तो इस आधार पर प्लानिंग होगी कृषि की, वो बाबा जी रख रहे हैं 7 बिंदुओं में। पहला होगा स्थानीय रूप से जो कृषि में पारंगत हैं उनमें ग्राम के अन्य लोगों को कृषि में पारंगत बनाने की व्यवस्था रहेगी। यानी जो लोग पहले से ही खेती में एक्सपर्ट हैं और उसको आगे भी कृषि में ही काम करना है, ऐसे लोगों के द्वारा बाकी लोगों को खेती में एक्सपर्ट बनाने का काम। दूसरा है स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार सिंचाई साधनों को एकत्रित करने की व्यवस्था, कृषि संभावित भूमि को कृषि योग्य बनाकर उनका आवंटन, जिनके पास खेती की जमीन नहीं है उनको दिया जाना की व्यवस्था रहेगी। बंजर भूमि में उपयोगी फलदार वृक्ष, जड़ी बूटियों को लगाने की व्यवस्था रहेगी। जहाँ कुछ उपजता नहीं है वहां पेड़ लगाने की व्यवस्था। कृषि के साथ उपयोगी वृक्ष जैसे चारा, साग सब्जियों व सुगंधित वनस्पतियों की उन्नत प्रणाली को सुलभ करने की व्यवस्था। यानी जितना भी एडवांस तरीके से सबको उत्पादन करने का जो स्किल है, जो हुनर है, वो अवेलेबल कराने का काम भी प्लानिंग में शामिल होगा। उन्नत बीज उपलब्ध कराने का तैयार करने की व्यवस्था, गांव व्यापी गोबर गैस व कंपोस्ट खाद बनाने के लिए व्यवस्था, कृषि फल, साग, सब्जियों में होने वाले रोगों के निवारण में स्थानीय अनुभवों को सर्वाधिक उपयोग करने की व्यवस्था, रोगों के निवारण न होने की स्थिति में अन्य बाह्य प्राप्त स्रोतों के सहयोग से निवारण की व्यवस्था। तो जो फसलों में बीमारी लग जाती है उसके लिए भी योजना के अंतर्गत प्रावधान होगा। और आखिरी बिंदु की कृषि को उत्पादन बढ़ाने के लिए समस्त आवश्यक उपायों को सुलभ करने की व्यवस्था। यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, इसकी प्लानिंग। कृषि संबंधी समस्त समस्याओं को निराकरण उत्पादन सलाहकार समिति करेगी। तो खेती से जुड़ी जितनी समस्या रहेगी उनका निराकरण जो है ये उत्पादन सलाहकार समिति करेगी। तो
ग्राम सभा में जो 10 लोग होंगे उन्हीं में से कोई सलाहकार समिति बनेगी जो उत्पादन कार्य समिति को सलाहकार के रूप में सलाह देगी। इस तरह से जो 9 बिंदु बाबा जी ने गांव के आधार पर बताए थे उसमें पहला बिंदु कृषि है और उस पर उन्होंने बात रखी। तो गांव के स्तर पर दूसरा आयाम है पशुपालन का, उसके बारे में आगे 275 पेज के मध्य में। कृषि के साथ पशुपालन अनिवार्य होगा, पशुपालन के साथ गोबर गैस प्लांट अनिवार्य होगा। गोबर गैस प्लांट स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कुछ परिवार मिलकर सामूहिक रूप से या प्रत्येक परिवार के लिए लगाया जाएगा, यानी इंडिविजुअल घरों के लिए भी हो सकता है, नहीं तो ग्रुप ऑफ हाउसेस के लिए भी गोबर गैस प्लांट हो सकता है। पशुपालन का मुख्य उद्देश्य खेत जोतने के अलावा गांव में आवश्यकता से अधिक दूध, घी आदि का उत्पादन, गोबर गैस द्वारा गांव में ईंधन व प्रकाश तथा खाद की आपूर्ति करना होगा। पशुपालन इस अनुपात में करना होगा जिससे गांव की आवश्यकता अनुसार खाद की आपूर्ति, गोबर व कंपोस्ट खाद पर्याप्त हो सके। तो बहुत सुंदर यहाँ पर बाबा जी ने कितना पशुपालन करेंगे उसका एक निर्देश है। खाद के लिए पशुपालन, ध्यान देने वाली बात है। जितने खाद की आवश्यकता गांव के स्तर पर पड़ेगी उस अनुपात में ही पशुपालन। साथ ही मिट्टी का लवणीकरण, मिनरलाइजेशन, मिनरल पर्याप्त मिट्टी में बना रहे उस आधार पर, जैसे उनके गोमूत्र होते हैं या पशुओं के मूत्र होते हैं उससे लवण जो मिलता है। अम्लीयकरण, कठोरपन व उर्वरक क्षमता में हो रहे ह्रास को पूरी तरह रोका जा सके। तो पशुओं से जो मलमूत्र के रूप में उर्वरकता प्राप्त होगी उसको देखते हुए पशुओं की संख्या निर्धारित हो, इस बात को बाबा जी ने यहाँ कहा। 276 पेज पर रविशंकर भाई यदि पेज कन्वर्ट कर दें, आगे बढ़ा दें। प्रत्येक कृषक अपने खेत में इस प्रकार का फसल चक्र अपनाएगा जिससे उसके पास जितने पशु हैं उसके लिए पर्याप्त मात्रा में चारा, घास, भूसी मिल सके। इस व्यवस्था में उन्हें पारंगत बनाने की व्यवस्था रहेगी। तो उन पशुओं के लिए चारा का चारा साइकिल बनाना होगा। चारा साइकिल मतलब क्या उपजाएं ताकि पशुओं को आहार मिलता रहे। पशुओं के रोग निवारण के लिए स्थानीय अनुभवों को सर्वाधिक उपयोग करने की व्यवस्था रहेगी। तो पशुओं में रोग भी होते हैं, होंगे ही, तो लोकल लेवल पे जितनी व्यवस्था हो सकती है की जाएगी। इन उपायों से रोग निवारण न होने की स्थिति में बाह्य विशेष चिकित्सा की व्यवस्था होगी। यदि गांव के स्तर पर ये नहीं हो पाया तो बाहर से भी उसको मदद मिल सके पशुओं के रोग निवारण के लिए, इसकी भी व्यवस्था रहेगी ही। उपरोक्त अर्हता को प्राप्त करने की व्यवस्था उत्पादन सलाहकार समिति करेगी। देश विदेश में शहद की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए मधुमक्खी पालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो पशुपालन के साथ मधुमक्खी पालन की भी बात बाबा जी ने रखी है। स्थानीय मानसिकता व आवश्यकताओं के आधार पर भेड़, रेशम के कीड़े, बकरी व अन्य पशुओं के पालन की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ हम एक बहुत गौर करने वाली बात महसूस कर रहे हैं। अभी जो गांव के स्तर पर पशुपालन की बात की जाती है तो दो चीजें और जुड़ जाती हैं उसमें, मुर्गी पालन और मछली पालन, जो कि यहाँ पे बाबा जी नहीं रख रहे हैं। इस बात पर गौर किया जा सकता है। जो तीसरा आयाम है गांव के स्तर पर उत्पादन का, उसमें वनोपज व वन औषधि, जंगल से आने वाली चीजें और औषधियां। गांव सीमावर्ती वनों यानी गांव की सीमा में जो वन है यदि है तो उसका प्रबंध उत्पादन कार्य सलाहकार समिति द्वारा किया जाएगा।
वनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रत्येक गांव वासी की होगी। तो यहाँ सुरक्षा किससे ध्यान जाता है? तो जो हिंसक जंगली पशु हैं वो कई बार नुकसान भी पहुंचाते हैं, और अभी के संदर्भ में इस सुरक्षा की बात शायद बाबा जी कह रहे हैं, क्योंकि जब जागृत परंपरा रहेगी तब तो किसी के गांव का जंगल कोई क्यों उजाड़ेगा। अभी के लिए ये दायित्व तो सभी गांववासी पर होगा। वन से वनोपज व वन औषधियों के संग्रह की व्यवस्था उत्पादन सलाहकार समिति करेगी। यानी जंगल से आने वाली जो चीजें हैं वो कैसे उसका कलेक्शन हो सके वो भी व्यवस्थित रहेगा। कुछ ग्रामवासियों की आजीविका का साधन वनोपज व वनौषधियों का संग्रह करना ही होगा। यानी कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो पूरी तरह जंगल पर ही निर्भर रहेंगे, जंगल से चीजों को लाना और उसके प्रोडक्ट से अपनी आजीविका चलाना। संग्रह करने के आधार पर ही विनिमय कोष क्रय कर उनका मूल्य देगा। यानी वो जितना कलेक्ट करके लाएंगे, संग्रह करेंगे जंगलों से, उसके आधार पर ही विनिमय कोष उसको उसका मूल्य प्रदान करेगा। गांव के लिए वनों से लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति व सदुपयोगिता अनुसार उत्पादन कार्य सलाहकार समिति तय करेगी, ताकि वनों के संरक्षण में कोई कमी न आए। यानी बेहिसाब लकड़ी न काटा जाएगा, बल्कि उपयोगिता के आधार पर ही लकड़ी लाई जाएगी। गांव के स्तर पर हमने देखा कृषि, पशुपालन और वनोपज, ये 3 बिंदु अभी डिस्कस हुए हैं। बाकी 6 बिंदु और बाकी हैं, जिसमें पहला है मतलब चौथा कह सकते हैं खनिज है। खनिज के बारे में बाबा जी रख रहे हैं कि स्थानीय विविध उत्पादनों, आवास निर्माण, सड़क मार्ग आदि लगाने में लगने वाली खनिज वस्तुओं उचित स्थान से उपयोग करने की व्यवस्था उत्पादन कार्य सलाहकार समिति के द्वारा होगी। यदि खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं व उसकी गांव से बाहर भी मांग है, उस स्थिति में कुछ व्यक्ति खनिज उत्पादन के आधार पर मूल्य विनिमय कोष द्वारा दिया जाएगा। उत्पादित खनिजों का विनिमय कोष द्वारा ही किया जाएगा। उत्पादित खनिजों के स्थल में उनमें व्यवसाय मूल्य को स्थापित करने की व्यवस्था रहेगी। यानी हम देखते हैं गांव में कोई गांव ऐसा भी हो सकता है जहां प्राकृतिक रूप से खनिजों की बहुतायत होती है, वहां का मेन काम ही खनिज होता है। तो ऐसे में उन खनिजों को विनिमय सलाहकार समिति के माध्यम से उसको बाहर भी सेल आउट किया जा सकता है। ऐसी बात बाबा जी रख रहे हैं। जो अगला बिंदु है गांव के स्तर पर, जो गांव के आयाम के रूप में, वो है हस्तशिल्प, हस्तकला संबंधी उत्पादन है। रामाशंकर जी थोड़ा आगे पढ़ लें, मुझे थोड़ा 5 मिनट वक्त चाहिए, और 5 मिनट ही शायद बचा भी है आज के पठन के। जी भैया, ये मुझे भी थोड़ी इस समय रहती है जल्दी देखता हूँ, मैं आता हूँ। केवल 5 मिनट। हाँ। अभी तक की चर्चा जितनी रही वो योजना को इस रूप में रखा है कि आज जब हम समझ रहे हैं, समझना हो रहा है, तो जीने में वह इम्प्लीमेंट होता है, तो वह किस रूप में इम्प्लीमेंट होने वाला है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आती है, वो अर्हता एक व्यक्ति में होने की आवश्यकता है, जिससे वह ग्राम के सभी लोगों के साथ अपनी मंगल मैत्री को पहचान पा रहा है, लोग उनके साथ मंगल मैत्री को पहचान पा रहे हैं, और इस तरह से सभी में यह अर्हता विकसित हो रही है कि शुभ के साथ जीने का जो प्रयास है उसको हम लोग कर सकते हैं। और शुभ के साथ जीने का प्रयास हम कर सकते हैं का अर्थ है कि जैसी
व्यवस्था रखी है उस व्यवस्था के आलोक में हम कैसे जिए, किस प्रकार से जिए। तो जो भी वर्तमान आज तक के जो भी संदर्भ रहे हैं उन संदर्भों को यथावत उसमें से जो अस्तित्व मूलकता में जो बात है उसको स्वीकार करते हुए और उसको यथावत रखते हुए आगे कैसे उसका परिमार्जन कर ग्राम व्यवस्था को अस्तित्व मूलक ग्राम व्यवस्था में की ओर लेके जाने में जो है सक्षम हो सकते हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आया। तो एक साथ पांचों आयामों पर कार्यक्रम शुरू है और सभी पांचों आयामों में कार्यक्रम पूर्वक जो है कार्यक्रम का जो स्वरूप है वो बहुत भारी नहीं है, बहुत मतलब कठिन नहीं है, बहुत आसान लगता है सुनने में। इसमें जो कठिनाई है वह है व्यक्ति की स्वीकृति, एक ग्राम के स्तर पर लोगों की स्वीकृति कि हाँ यह बात जो है हम कर सकते हैं, यह काम हम कर सकते हैं, या फिर इसको जो भी दिशा दे रहे हैं वे दिशा सही दे रहे हैं और हम लोग उनकी सहायता करें और आगे बढ़े। इस तरह से एक मानसिकता के साथ ये सारी चीजें जो है क्रियान्वित हो सकती है, ऐसा मुझे समझ में आया। तो ठीक समझ रहा हूँ या नहीं तो थोड़ा बताएंगे। बिल्कुल, आदमी तैयार होगा तभी योजनाएं सफल होंगी और आदमी अपनी स्वीकृतियों से ही तैयार होगा। तो इस जगह से एक बात देखने की आवश्यकता लगी। यहाँ से जो एक बात और संकेत के रूप में समझ में आए कि हम कहीं भी अगर ग्राम मूलक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं तो उसको एक बार इस पर पूरा निगाह डालने की जरूरत होगी कि इसकी कड़ी क्या होगी, कौन कौन सी बारीकियां हैं जिन बारीकियों पर हमारा ध्यान केंद्रीभूत रहेगा और हमारी अर्हता क्या होगी। तो इस जैसे शिक्षा समिति में मात्र एक व्यक्ति कहा, अधिक से अधिक 3 व्यक्ति कहा, तो समिति में एक ही व्यक्ति है, क्रियान्वयन में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन देने वाले हैं, जो अस्तित्व मूलक रूप से डायरेक्शन को प्रदान करने वाले हैं, वो एक से अधिक 3 तक जाते हैं, इससे अधिक है। तो इस तरह हर क्षेत्र में पशुपालन का हो या किसी भी इस तरह का हो, अस्तित्व मूलकता में इन सब का क्या अर्थ है, उस अर्थ के साथ फिर अब हम आगे बढ़े। अभी तक हम अपनी संवेदना के अर्थ से आगे बढ़ रहे थे, अब अस्तित्व मूलकता में अर्थ क्या है उस अर्थ से आगे बढ़े। उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आते हैं, मानसिकता बदल जाती है इतना ही, और मानसिकता बदलने से जो स्वरूप है वह अस्तित्व मूलक ग्राम व्यवस्था हो जाता है। ऐसा मुझे यहाँ से देखने में आया है। तो रमण शंकर जी यहीं तक रहने दिया जाए, 5:30 बज गए हैं, 200 पेज तक हम लोग पहुंच गए। बिल्कुल। तो कल हम लोग फिर से बैठते हैं। आज संख्या हमारी बहुत कम रही, लेकिन चाहे जैसी भी रहेगी हम लोग इसको पूरा करेंगे अच्छे से। आज ये ऐसे थोड़ा बात कर लेता हूँ। अर्थशास्त्र का एक उत्सव जो है मनाना चाहिए, हमको लगता है बहुत ज्यादा नहीं फैलेंगे, सीधा जो प्रबोधक है उनको आमंत्रित करके बुला लेंगे और उनसे हम लोग सुन लेंगे। मतलब इसको सर्कुलेट बड़े पैमाने पे करने की कोई वैसी जरूरत नहीं। हाँ, सर्कुलेट करने से फिर औपचारिकता का दबाव आता है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। मैं भैया से आज बात कर लेता हूँ। ठीक है, सभी को नमस्ते। सभी को नमस्कार। हरिहर।